हेलो, नमस्कार और आदाब मेरे सभी दोस्तों को। ये है आपके दोस्त और गाइड इरफान, एक बार फिर आपके साथ। मैं आमतौर पर वो विषय उठाने की कोशिश करता हूँ जो ज्यादातर लोगों की दिलचस्पी के होते हैं और वो सवाल जो आमतौर पर कंसल्टेशन और मेरी रीडिंग्स के दौरान मेरे पास लाए जाते हैं। अब जो जरूरी है वो ये है कि आखिर वो कौन से आम सवाल हैं जो सचमुच हमें परेशान करते हैं, जो हमें असर करते हैं और जो हमें बताते हैं कि हमें इन सवालों के जवाब चाहिए। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो मैं अक्सर उठाता हूँ, और हालांकि मैं सामान्य विषयों जैसे कि शनि दशा में क्या होता है, राहु दशा में क्या होता है वगैरह के बारे में बात करता हूँ, मगर मेरा फोकस है या मेरी नीयत है कि लोग खुद अपने सवालों के जवाब ढूंढ पाएं। तो ये कुछ हद तक तालीमी भी है क्योंकि YouTube पर बहुत सारे वीडियो तालीम के बारे में होते हैं और कि आप उनसे क्या सीखते हैं, मगर मेरे लिए ये मेरे वीडियोस के जरिए मुश्किलों का हल ढूंढना भी है। तो वीडियो के आखिर में आपको ये देखने में कामयाब होना चाहिए कि ठीक है, ये मेरा जवाब है, ये वो जवाब है जो मैं ढूंढ रहा था, ये वो तरीका है जिससे मैं अपने सवाल का जवाब पा सकूंगा। तो आज का विषय है एक अक्सर पूछा जाने वाला सवाल या मुझसे अक्सर पूछा जाने वाला सवाल, जो आमतौर पर नौजवान आगे आकर पूछते हैं, क्या मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? अब ये सवाल सिर्फ उन बहुत सारे नौजवानों की दिलचस्पी का नहीं है जो मुझसे संपर्क करते हैं, बल्कि बहुत सारे माँ बाप की भी दिलचस्पी का है, खास तौर पर हिंदुस्तानी सबकॉन्टिनेंट में, जहां आम तौर पर अरेंज मैरिज होती है, जहां वो जानना चाहते हैं कि उनके बेटे या बेटी की लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, ये जानने के लिए कि उन्हें शादी तय करने की कोई कोशिश करनी चाहिए या नहीं। तो वो लोग जो हिंदुस्तान से हैं, वो समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर उन्हें अपने बेटे या बेटी को खुद जीवन साथी ढूंढने देना चाहिए। अब हिंदुस्तान में अरेंज मैरिज क्या होती है, जिसके बारे में मैं हिंदुस्तानी सबकॉन्टिनेंट में बात कर रहा हूँ। अब बहुत सारी संस्कृतियों में शादी अरेंज्ड होती है, इस मायने में कि लड़का और लड़की आमतौर पर वो नहीं होते जो पहले मिले हों, एक दूसरे को जानते हों, प्यार में पड़े हों और फिर जाकर अपने माँ बाप को बताएं कि हम शादी कर रहे हैं या फलानी तारीख को शादी करने की सोच रहे हैं। उल्टा होता है, लड़के या लड़की का एक दूसरे के लिए जीवन साथी ढूंढने की बजाय ये काम माँ बाप या रिश्तेदार अंजाम देते हैं। तो वो दुल्हे की तलाश में निकलते हैं, दुल्हन के लिए या अपनी बेटी, बहन या भांजी के लिए, या फिर तलाश आमतौर पर दुल्हन की होती है अगर दुल्हा आपका बेटा, भाई या भांजा वगैरह है। तो पहले एक मुनासिब घरवाले ढूंढे जाते हैं जो एक ही सामाजिक दर्जे के, एक ही सामाजिक हैसियत वाले हो, एक ही मजहब, एक ही जाति के और एक ही तहजीब या एक ही इलाके के भी हो, क्योंकि एक ही जात और तहजीब के भीतर भी आप किसी खास इलाके से ताल्लुक रख सकते हैं। फिर उसे एक अच्छा मेल समझा जाता है। साथ ही लड़के या लड़की के गुण भी देखे जाते हैं, जहां आप देखते हैं कि शख्स अच्छा दिखने वाला है या नहीं, पढ़ा लिखा है या नहीं, अच्छी आदतें हैं, नौकरी है, सेटल्ड है, खास तौर पर दुल्हे के मामले में। अगर आप अपनी बेटी या भांजी या बहन के लिए दुल्हा ढूंढ रहे हैं, तो आप देखते हैं कि लड़का जिंदगी में सेटल्ड हो, उसके पास नौकरी हो, अच्छी कमाई हो ताकि वो लड़की की जिम्मेदारी उठा सके। तो हिंदुस्तानी सबकॉन्टिनेंट में आप आमतौर पर देखते हैं कि लड़के या दुल्हे को वो शख्स समझा जाता है जो खानदान को आगे बढ़ा सके और जिम्मेदारी, माली जिम्मेदारी भी लड़की और खानदान की उठा सके। ऐसा नहीं है कि लड़का नहीं देखता या दुल्हे वाले नहीं देखते, हालांकि वो इतनी शिद्दत से काम करने वाले शख्स की तलाश में नहीं होते और मैचिंग में उसका वजन इतना नहीं होता। तो एक चीज होती है कुटा मैचिंग, या फिर मैचिंग के प्रोसेस में तरह तरह के गुणों को पॉइंट दिए जाते हैं जो कथित तौर पर एक कामयाब शादी बनाते हैं, जैसे कि शख्स एक ही गण का है या नहीं, या अक्षस गण या गुण, फिर ग्रहों की पोजीशन पर, फिर क्या वो सेक्सुअली मिलते हैं, क्या उन्हें बच्चे हो सकते हैं और क्या मेंटल कॉम्पैटिबिलिटी है। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं और फिर 36 में से पॉइंट आवंटित किए जाते हैं, और अगर ज्यादा पॉइंट मिलते हैं तो उसे अच्छा मेल समझा जाता है। तो खानदान की हैसियत के ये सारे एतबार सब कुछ देखे जाते हैं। फिर लड़का काम करता है या नहीं, सेटल्ड है या नहीं, और मेरा मतलब लड़की गोरी है, लड़की अच्छी है, ये सारे एतबार देखे जाते हैं। और आखिरी चीज, जब शादी तय होने वाली होती है तो कुटा मैचिंग या ज्योतिष की नजर से मैचिंग की जाती है।
और अगर सब कुछ ठीक बैठ रहा है और ज्योतिषीय मैचिंग परफेक्ट नहीं है, तो पंडित जी कह सकते हैं, देखो, मुझे ये हवन, जप, ये मंत्र करने होंगे ताकि मैचिंग हो जाए या छोटी मोटी रुकावटें दूर हो जाएं और शादी अच्छे से अंजाम पा सके। और फिर मुहूर्त, शादी का खास वक्त भी देखा जाता है। तो ये है पूरी प्रक्रिया एक अरेंज्ड मैरिज की, उन लोगों के लिए जो इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझते और पश्चिमी दर्शकों के लिए जो शायद हिंदुस्तानी सबकॉन्टिनेंट में अरेंज्ड मैरिज के कॉन्सेप्ट से वाकिफ नहीं है। अब आमतौर पर शादी को कैसे देखा जाता है? शादी को आमतौर पर सातवें घर से देखा जाता है, क्योंकि सातवां घर उल्टे लिंग का घर है, या आपका उल्टा, या आपका जीवन साथी। ये और चीजों को भी दिखाता है, मगर चूंकि अभी हम शादी और मर्द औरत के मिलन की बात कर रहे हैं, तो हम उन गुणों के मुताबिक सातवें घर की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि ये साझेदारी और ठेके का भी घर है, तो ये एक ठेका भी है। हालांकि ये एक धार्मिक ठेका है, क्योंकि आमतौर पर शादी कैसे अंजाम पाती है, आप एक पादरी को बुलाते हैं जो व्रत या कसम को पूरा करता है, आमतौर पर चर्च में। तो ये धार्मिक है, ये एक धार्मिक रस्म भी बन जाती है। तो मुसलमानों में निकाह अदा किया जाता है, जहां एक काजी या मुसलमानों का धार्मिक पादरी बुलाया जाता है। हिंदुओं में भी आपके पास एक पंडित होगा जो बुलाया जाता है, जो मंत्र पढ़ेगा और फिर जोड़ा आग के चारों तरफ घूमेगा और कस्में बदलेगा, और वो सब कुछ होता है। तो पादरी भी शामिल होता है। आमतौर पर सातवां घर कर्मभव होने के नाते ख्वाहिशों, उम्मीदों और इच्छाओं और सेक्सुअल एनर्जी का भी घर है। तो सातवां घर इच्छा और उल्टे लिंग का घर भी होने के नाते, मतलब उल्टे लिंग के जरिए आपकी ख्वाहिशों का एक वफादार रिश्ते में आना, सातवें घर से दिखाया जाता है। तो सातवां घर उल्टे लिंग के साथ एक वफादार ठेके वाले मिलन का घर है। हालांकि अब जो चीज देखनी भी जरूरी है वो ये है कि हालांकि शादी का सबसे ताकतवर गुण सातवां घर है, दूसरा घर और चौथा घर, जो घर के घर बनते हैं, वो भी अहम है। तो आमतौर पर दशा में या फिर दूसरे या चौथे घर के मालिक की दशा में और सातवें मालिक की दशा में भी ये दिखाया जाता है कि शादी की रस्म हो सकती है। क्यों? क्योंकि जब आप शादी करते हैं तो आप अपना खुद का घर भी बसाते हैं। तो लड़का और लड़की, हालांकि वो माँ बाप के साथ रहते हो या अलग अलग घरों में अकेले भी रहते हो, जब वो शादी करते हैं तो वो मिलकर एक नया घर बनाते हैं, वो एक घर शुरू करते हैं, वो एक मकान शुरू करते हैं। तो दूसरा और चौथा घर भी एनर्जी बांटते हैं। और क्योंकि ये ख्वाहिशों का घर भी है, ख्वाहिशों की तमामी भी, दूसरा घर जो ख्वाहिशों का घर है, 11वां घर जो ख्वाहिशों का सबसे ताकतवर घर है, भी हिस्सा अदा कर सकता है। तो ये वो जगह है जहां शादी को ताकत से देखा जा सकता है। दूसरा घर, चौथा घर, 7वां, 11वां घर एनर्जी बांटते हैं, और उन ग्रहों की दशा जो शामिल हैं या उन घरों के मालिक शामिल हो जाते हैं। कुछ हद तक यहाँ तक कि पहला घर, जो धर्मभव या धार्मिक घर है, भी हिस्सा अदा कर सकता है, क्योंकि पूरी शख्सियत, पूरा नजरिया और शख्स को शादी के बाद कैसे देखा जाता है, बदल जाता है। जब तक कोई शादीशुदा नहीं होता, शख्स को कुंवारा या अविवाहित औरत समझा जाता है, और समाज आपके साथ कैसा सलूक करता है, बिल्कुल अलग होता है। कौन आपको दावत देता है, बिल्कुल अलग होता है। जब आप शादी कर लेते हैं तो आमतौर पर खानदान और दूसरे जोड़े ही आपको पिकनिक, गेट टुगेदर, फैमिली मौकों, क्रिसमस और दूसरे त्योहारों या इवेंट्स के लिए बुलाते हैं। तो यहाँ तक कि आपको कैसे देखा जाता है वो भी अलग हो जाता है, और आपकी शख्सियत कैसे बदलती है, आप खुद को कैसे देखने लगते हैं, और आप दूसरे शख्स को कितना वजन देने लगते हैं, और कुछ हद तक खुद पर भी समझौता कर लेते हैं, क्योंकि अब आप साथ हैं। तो अगर आप कुछ खाना चाहते हैं मगर आपके जीवनसाथी को कुछ और खाना है, तो आप समझौता कर सकते हैं और कह सकते हैं, ठीक है, तुम्हें चाइनीज खाना है, चलो आज चाइनीज खा लेते हैं। तो कुछ हद तक तरक्की पर और समाज में आपको कैसे देखा जाता है, इस पर भी असर पड़ता है। तो पहला घर धर्म भव भी है और शादी एक धार्मिक रस्म है, तो वो भी चल पड़ता है। तो दूसरा घर, चौथा घर, 11वां घर, पहला और 7वां, ये सब एक शादी के होने या एक वफादार रिश्ते में शामिल होने को दिखाते हैं, और ये सब एक शादी के होने के बारे में है। अब लव मैरिज क्या होती है? लव मैरिज वो शादी होती है जहां
आमतौर पर पश्चिम में अरेंज या लव मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो आमतौर पर ऐसा होता है कि एक लड़का एक लड़की से मिलता है, एक लड़की एक लड़के से मिलती है, उन्हें एक दूसरे का पसंद आता है, वो प्यार में पड़ जाते हैं, उन्हें लगता है कि वो एक दूसरे के लिए मुनासिब है, और फिर वो आगे बढ़ते हैं और शादी करने का फैसला करते हैं। और वो अपने रिश्तेदारों, माँ बाप वगैरह को भी बुलाते हैं और शादी अदा होती है और वो साथ रहने लगते हैं। तो ये है वो चीज़ जो एक अरेंज्ड, माफ कीजिए, ये है वो चीज़ जो एक लव मैरिज है, जो हिंदुस्तानी नज़रिए से है। तो ये है वो चीज़ जो एक शादी है। मगर हिंदुस्तानी नज़रिए से या सबकॉन्टिनेंट के नज़रिए से, क्योंकि लड़का और लड़की पहले एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार में पड़ते हैं, फिर शख्सियत की मिलन, सेक्सुअल मिलन, मेंटल मिलन, सब कुछ देखते हैं और फिर शादी करते हैं। तो हिंदुस्तानी कॉन्टेक्स्ट से इसे लव मैरिज समझा जाता है, क्योंकि प्यार पहले हो रहा है और फिर शादी हो रही है। तो इसीलिए ये सवाल के क्या मेरी लव मैरिज होगी या क्या मेरी अरेंज मैरिज होगी? तो लव मैरिज को कैसे देखा जाता है? तो आमतौर पर लव मैरिज को वहां देखा जाता है जहां रोमांस भी दिखाया जाता है, प्यार भी मिलन का ही एक हिस्सा समझा जाता है, पूरी प्रक्रिया का। अब शुरुआती वैदिक जमाने में लव मैरिज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, क्योंकि बच्चे, लड़का और लड़की, जब वो बच्चे होते थे या बहुत ही छोटे होते थे, शायद 10-12 साल के, यौवन से पहले ही शादीशुदा हो जाते थे। और आमतौर पर कभी कभी लड़की बड़ी होकर यौवन प्राप्त करती थी जब वो शादीशुदा थी, और जब वो लड़के या शौहर के घर में रह रही होती थी तो वो सचमुच अपने ससुराल वालों के घर में पलती थी। तो लव मैरिज का कॉन्सेप्ट था, आमतौर पर प्यार शादी के बहुत साल बाद होता था, जब लड़का और लड़की सेक्सुअल यौवन की उम्र और उससे आगे बड़े हो जाते थे। और यहाँ तक कि तब भी कई बार सेक्सुअल मिलन पहले हो सकता था, और फिर धीरे धीरे, क्योंकि आप एक दूसरे के साथ शारीरिक तौर पर इतने करीब होते हैं और एक ही घर में आप साथ बड़े होते हैं, तो प्यार भी करीबी की वजह से हो सकता था। और क्योंकि रिश्ता ऐसा ही था, तो क्योंकि वक्त बदल रहा है और अब हिंदुस्तानी सबकॉन्टिनेंट और हिंदुस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह के बहुत बड़े इलाकों में भी वक्त बदलने की वजह से लड़की और लड़का पहले मिल रहे हैं और वो शादी करने का फैसला कर रहे हैं, और फिर माँ बाप तस्वीर में आ रहे हैं, जैसे पश्चिम में होता है। तो धीरे धीरे वक्त बदल रहा है और ज्यादा लव मैरिज हो रही है, या लड़के और लड़की के बीच चॉइस हो रही है और शादी तक ले जा रही है, और उसे लव मैरिज कहा जाता है। तो हिंदुस्तानी सबकॉन्टिनेंट में ये सवाल उठ रहा है कि क्या मेरी लव मैरिज होगी? क्योंकि माँ बाप की तरफ से थोड़ा दबाव भी हो सकता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे की अरेंज मैरिज हो, क्योंकि लव मैरिज आमतौर पर टिकती नहीं है। और इसीलिए हिंदुस्तान में लव मैरिज को कैसे देखा जाता है, इस पर कुछ टैबू भी है, क्योंकि आमतौर पर इसे एक पश्चिमी फेनामिना समझा जाता है। और पश्चिम में कई बार बहुत सारे लोग तलाक ले लेते हैं और 2-3 बार शादी करते हैं। आमतौर पर हम मीडिया और सेलिब्रिटीज में सुनते हैं, अक्सर हम हॉलीवुड से सुनते हैं। तो हिंदुस्तानी सबकॉन्टिनेंट में माँ बाप के दिल और दिमाग पर एक खास डर सवार है कि मेरे बच्चे या मेरे बेटे या मेरी बेटी की लव मैरिज ना हो, क्योंकि उनके न मिलने और फिर तलाक लेने की संभावना ज्यादा है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा या बेटी दर्द से गुजरे। और कुछ हद तक तो एक सामाजिक कलंक भी जुड़ा हुआ है। तो माँ बाप की तरफ से लड़के और लड़की पर भी कुछ दबाव होता है कि हम तुम्हारी शादी अभी करना चाहते हैं, तुम शादी के काबिल उम्र में हो। और अगर लड़का या लड़की पहले ही किसी को जानते हैं जिसके साथ वो डेटिंग कर रहे हैं या घूम रहे हैं या मिल रहे हैं, तो वो जानना चाहते हैं कि क्या मैं इस खास लड़के या लड़की से शादी कर सकता हूं जिसे मैं देख रहा हूं, या फिर मैं अपने माँ बाप के द्वारा डाले जा रहे दबाव के आगे झुक जाऊंगा। और माँ बाप की तरफ से भी क्या मेरे बेटे या बेटी की अरेंज्ड मैरिज होगी या लव मैरिज? तो ये सवाल अब ज्यादा उठ रहा है। तो क्या है, कुंडली में लव मैरिज को कैसे देखा जाता है? लव मैरिज को 5वें घर से देखा जाता है, जो रोमांस का भी घर है। क्यों? क्योंकि 5वां घर वो भी घर है जो आपको सब पसंद आता है, जो आपको दिलचस्प लगता है, जो आप करना पसंद करते हैं या जिससे आप प्यार करते हैं। इसीलिए 5वां घर रोमांस का आसन घर भी है। और 5वां घर धर्म या धर्म भव या धर्म घर भी है।
तो धर्म भव या धर्म घर और रोमांस का घर, और जब वो सातवें घर शादी और वफादार रिश्ते के घर के साथ एनर्जी बांटता है, तो प्यार का घर वफादार रिश्ते के घर के साथ एनर्जी बांटता है, तो प्यार और शादी का मिलन होना, तो जो दिखाता है कि अगर पांचवें और सातवें घर के मालिक एक साथ हो, या अगर सातवां मालिक पांचवें घर में बैठा हो, या पांचवां मालिक सातवें घर में बैठा हो, या एक दूसरे के आसपास हो, तो भी बहुत ज्यादा चांस है कि प्यार पर आधारित एक मिलन हो सकता है, या पहले मिलना, एक दूसरे में दिलचस्पी ढूंढना और फिर शादी करना। अब लव मैरिज का दूसरा संकेत भी हो सकता है जहां राहु तस्वीर में आ जाता है। क्यों? क्योंकि राहु उस चीज को दिखाता है जो अनोखी, अलग होती है। आमतौर पर आप हमेशा एक ही जात, एक ही मजहब, एक ही फिरके और एक ही तहजीब के शख्स से नहीं मिलते और फिर प्यार में नहीं पड़ते। मगर प्यार किसी के साथ भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि आपको साझी दिलचस्पी मिलती है और आपको एक दूसरा पसंद आता है। तो कई बार प्यार की कोई हद नहीं होती। तो आपका दिल किसी ऐसे शख्स की तरफ आकर्षित हो सकता है, या आप किसी ऐसे से प्यार कर सकते हैं जो आपसे बिल्कुल अलग है, आपकी तहजीब से नहीं, आपकी जात से नहीं, आपके मजहब से नहीं। तो शख्स में कुछ अनोखा है, या शख्स आपसे बिल्कुल अलग है, तो राहु वहां तस्वीर में आ जाता है, क्योंकि राहु हर उस चीज को दिखाता है जो बहुत अलग, बहुत अनोखी आपसे होती है। तो अगर राहु तस्वीर में आ जाता है और एनर्जी बांटता है, या फिर या तो पांचवें घर में बैठा है जिसका मालिक सातवें में बैठा है, या एक दूसरे के साथ एनर्जी बांट रहे हैं, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपकी शादी आपकी तहजीब से बाहर, आपकी जात से बाहर, लव मैरिज के जरिए होगी। तो वो भी दिखाया जाता है। तो राहु का तस्वीर में आना, वैसे भी पांचवें मालिक और सातवें मालिक का एनर्जी बदलना, या एक दूसरे के आसपास होना या कनेक्शन में होना, साथ ही दूसरे और चौथे घर का एनर्जी बांटना या अपना हिस्सा अदा करना, या पहले घर या 11वें घर का कनेक्ट होना, या यहाँ तक के 9वें घर, मजहब या धर्म या धार्मिक रस्मों के घर का कनेक्ट होना, इनमें से कोई भी पांचवें और सातवें घर से कनेक्ट होकर एनर्जी बांटना दिखाता है कि प्यार पर आधारित एक शादी का मिलन हो सकता है। तो पांचवा, सातवां पहला एनर्जी बांटते हैं, या पांचवा, सातवां दूसरा और चौथा एनर्जी बांटते हैं, या पांचवा और सातवां राहु के साथ एनर्जी बांटते हैं, या पांचवा और सातवां 11वें घर से कनेक्ट होते हैं। ये सारे कनेक्शन दिखाते हैं कि लव मैरिज हो सकती है। हालांकि सबसे ताकतवर संकेत है पांचवां घर और सातवां घर एनर्जी बांटते हैं, घर बदलते हैं, मालिक बदलते हैं, जैसे परिवर्तन योग में, या एक दूसरे के आसपास होते हैं, और दशा में, दोनों मालिकों की दशा में, या कम से कम एक मालिक की दशा में भी, कर्म भवों में से एक के साथ, जो आकांक्षाओं का घर है 3 और 7 और 11 का, और सेक्सुअल एनर्जी भी शामिल हो जाती है, तब भी हमारी लव मैरिज हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास सवाल है कि क्या आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, तो इन जवाबों के आधार पर जिन पर हमने अभी चर्चा की है, मेहरबानी करके अपनी कुंडली में देखिए और देखिए कि क्या आप खुद सवाल का जवाब दे सकते हैं। या अगर आपको कोई मदद चाहिए, तो आप मुझसे मेरे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं जो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक्स में है। और मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी जान सके कि उनकी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज। और मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको पता चले जब मेरा नया वीडियो आ रहा होगा। और जब तक हम किसी और वक्त मिलते हैं, चलते हैं।